का सिंडिकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके गुर्गों पर ईडी का शिकंजा कस रहा है। अब छांगुर की पार्टनर नीतू उर्फ नसरीन और नवीन को प्रॉपर्टी बेचने वाले भी ईडी के रडार पर हैं। छापेमारी के दौरान मिली जानकारी के बाद ईडी ने इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया है। करोड़ों की जमीन और कोठी की जमीन की खरीद फरोख्त का ब्यौरा ईडी ने जुटाया है। इसी आधार पर पूछताछ की तैयारी है। ये रिपोर्ट देखिए। धर्मांतरण सिंडिकेट के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उनके करीबी नवीन और नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। जिन लोगों ने धर्मांतरण सिंडिकेट को जमीन बेची थी, उन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमीन बिक्री से जुड़े दस्तावेजों के साथ कई लोगों को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। पिछले दिनों ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर के ठिकानों पर छापा मारा और तलाशी ली थी। ईडी के अफसरों ने छांगुर के गुर्गों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस दौरान छांगुर के मधुपुर कोठी के अलावा उनके पैतृक गांव में भी ईडी के अफसरों ने छापेमारी के दौरान जानकारी जुटाई थी। 5 दिन की कस्टडी रिमांड के दौरान ईडी को गोलमोल जवाब देता रहा छांगुर ने ईडी से पूछताछ में बताया है कि सभी संपत्तियां और बैंक खाते नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम पर हैं। उसने ये भी कहा कि आगे की जो भी पूछताछ करनी है वो इन दोनों से की जाए ताकि वो बेहतर बता सकें अगर पुलिस को लग रहा है कि इसमें कुछ भी गलत हुआ है। अवैध धर्मांतरण के आरोपों से साफ साफ कन्नी काटी है छांगुर ने। जानकारी जुटाने के बाद ईडी ने अब छांगुर सिंडिकेट से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने वालों पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं। कोठी की जमीन बेचने वाले सगे भाई तलब 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 1.25 करोड़ में बेची। मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन भी 5 अगस्त को तलब। जुम्मन ने 42 लाख में नवीन को बेची थी जमीन। अफसर अली, इक्तिदा खान, वसीम से होगी पूछताछ। शमीम मलिक, मालिक अली और शहजाद का भी नाम। ईडी ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिन्होंने छांगुर और उसके गुर्गों को जमीन बेची थी। नीतू की जिस कोठी को हाल ही में ध्वस्त किया गया, उसकी जमीन बेचने वाले दुर्गेश त्रिगुणायक और संतोष त्रिगुणायक से पूछताछ की गई है। दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन करीब 1.25 करोड़ रुपए में बेची थी। इस कोठी से जुड़े एक अन्य मामले में मधुपुर के पूर्व प्रधान जुम्मन खान को 5 अगस्त को ईडी ने तलब किया है। बताया गया है कि जुम्मन ने नवीन को 42 लाख रुपए में जमीन दी थी। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी ईडी ने तलब किया है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उनके करीबी नवीन व नीतू उर्फ नसरीन के जमीन सौदों की जांच अब बेचने वालों तक पहुंच गई है। ईडी ने इन लोगों को जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने समस्त दस्तावेजों के साथ जमीन बेचने वालों को लखनऊ कार्यालय पर पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि 17 जुलाई को ईडी ने छांगुर के करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब उन सभी को नोटिस भेजकर लखनऊ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जाहिर है करोड़ों की जमीन खरीद फरोख्त का हिसाब अब ईडी की टीम करेगी और धर्मांतरण के जल्लाद से कई सवालों पर पूछताछ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉरेंस गैंग फिर सुर्खियों में है। अमरोहा के मशहूर हकीम के बेटे और लॉ कॉलेज चलाने वाले कारोबारी को विदेशी कॉल के जरिए धमकी दी गई है। खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताने वाले शख्स ने 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी है। डिमांड पूरी न होने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। पुलिस ने पीड़ित को सुरक्षा मुहैया करा दी और मामले की जांच कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस गैंग के नाम से अमरोहा में धमकी। मशहूर हकीम के लड़के को डराया। आरोपी ने कॉल कर मांगी 2 करोड़ फिरौती। अमरोहा के मशहूर हकीम डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी के इकलौते बेटे बुरहानुद्दीन हाशमी को विदेशी नंबर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। मशहूर हकीम सिराजुद्दीन हाशमी के बेटे बुरहानुद्दीन हाशमी लॉ कॉलेज चलाते हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर पर विदेशी कॉल के जरिए धमकी दी गई है। हेलो हेलो हाँ
मौलाना से बोल रहा है? हाँ भाई बात कर रहा हूँ, बताइए। भाई राहुल बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से, रोहित बुधारा का छोटा भाई। जी भाई, तो आप भाई मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं, क्यों मैसेज कर रहे हैं इस तरीके से? भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, तेरे से देख मैं एक अंदर की बात बताऊँ, तेरे से प्यार प्रेम से बोल रहा हूँ। मेरे को फिरौती चाहिए, 2 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को रेडी हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो पैसे चाहिए भाई मेरे को। तो भाई मैंने जो है क्या मतलब आप मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या ऐसा करा है जो आप मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं? वो उस चीज को तो छोड़ दे, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो उस बात तो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो ये बता दे कि पैसे देने कि नहीं देने, उस चीज को बता मेरे को। तो नगर में एक हकीम कारोबारी के पुत्र डॉक्टर गुलाबुद्दीन हाशमी के नंबर पर एक विदेशी व्हाट्सएप कॉल से फोन आया जिसमें उनको धमकी दी गई है। इस प्रकरण में थाना कोतवाली अमरोहा नगर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया, उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही इस घटना को खुलासे के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई, जिससे शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाए। पीड़ित को एक धमकी भरी ऑडियो भेजी गई और कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 2 करोड़ रुपए दुबई या पुर्तगाल भेजने पड़ेंगे, नहीं भेजे तो जिस समय मैच खेलने ग्राउंड में जाते हो वहीं आपकी हत्या कर दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी के बाद हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिवार धमकी मिलने के बाद खौफ के साए में है। हालांकि पुलिस ने धमकी के बाद परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दी है और जांच में जुट गई है। अमरोहा से शिवम शर्मा, न्यूज़ 18। पुणे में एक विवादित पोस्ट के बाद भड़की हिंसा ने इलाके की शांति को भंग कर दिया। आक्रोश मार्च, बाजार बंद, सड़कों पर लोगों की भीड़, आगजनी, मस्जिद पर भगवा बुलंद और फिर पुलिस की भारी तैनाती। शुक्रवार का दिन इलाके में सांप्रदायिक तनाव से भरा रहा। सीएम फडणवीस की अपील पर फिलहाल इलाके में शांति है। महज एक पोस्ट कैसे किसी की हिंसा की वजह बन सकती है, उसका सबूत सामने। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट डाली गई, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ और नतीजा ये रहा कि उग्र भीड़ ने पूरे इलाके की शांति को भंग कर दिया। पुणे में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। पोस्ट आग की तरह पूरे गांव में फैली और उसकी तपिश में मस्जिद, दुकान, मकान सब आए। ये तस्वीर उसी विवाद से जन्मी है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक के विवादित पोस्ट डाले जाने के बाद यवत गांव में तनाव फैल गया। विवादित पोस्ट ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का दिया। गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ तो भीड़ एक मस्जिद की छत पर चढ़ गई और वहां भगवा झंडा फहरा दिया। मामला बढ़ते ही पुलिस एक्शन में आई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले हल्के बल का प्रयोग किया गया। भीड़ अड़क रही तो पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कानून को अपना काम करने दें और किसी भी अफवाह या भड़काऊ बयान पर ध्यान न दें। इंफॉर्मेशन सामने आई कि किसी एक यंगस्टर ने, एक यंग लड़के ने उसके मोबाइल फोन पे और फेसबुक व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा है जो ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो इसकी रिपोर्टिंग होते ही उस लड़के को पुलिस स्टेशन ने अपने में लिया और गांव के लोगों से, जो प्रतिनिधि लोग आए थे, उनके साथ मीटिंग शुरू की। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था, वो जो स्टेटस है, वो गांव में फैल चुका था और उसकी वजह से फिर ऑलरेडी इमोशन कुछ हाइटन थे, क्योंकि कुछ 8 दिन पहले ही गांव में कुछ तान तनाव की घटना होने की वजह से इमोशन हाइटन थे। तो लोग रास्ते पे आए, उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने ग्रुप बना के गांव में घूमना शुरू किया। लेकिन तब तक हमारी पेट्रोलिंग टीम, हमारा बंदोबस्त यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और किसी को किसी प्रकार की इंजरी नहीं हुई है। जो 1-2 स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसका हम अभी आढ़ावा ले रहे हैं। हिंसा के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोषी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया और लोगों से शांती बनाए रखने की अपील की है। बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले
जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे. दोन्ही समाजाचे लोक एकत्रित बसलेली आहेत आणि हा तणाव त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाईल. मी यवतकरांना पण सांगू इच्छितो की ज्यांनी कोणी पोस्ट टाकलेली आहे त्याचा तसं बघितलं तर इथल्या लोकांशी फार काही जवळचा संबंध आहे अशातला भाग नाही आहे. तो मला वाटतं नांदेडवरून आलेला आहे, म्हणजे काही वर्षापूर्वी, आणि तो त्याचं मला वाटतं बिगारीचं काम करतो, गवंड्याचं काम करतो. पण कधीकधी त्याच्या पाठीमागच्याच काळामध्ये काही घटना घडल्यामुळं थोडं काहींनी त्याच्या संदर्भामध्ये ॲग्रेसिव्ह भूमिका घेतलेली दिसते आणि इथं काही तोडफोड केलेली दिसते, नुकसान केलेलं दिसतं. त्याच्या संदर्भातले सगळ्या पंचनामे आणि इतर गोष्टी होतील. हिंसा की आग में यवत में कई लोगों को नुकसान पहुंचा है. हिंसा की चपेट में गांव की एक पुरानी बेकरी भी आ गई. बताया जा रहा है कि इस बेकरी में कुछ मुस्लिम लड़के काम करते थे. गुस्साए भीड़ ने इस बेकरी को भी आग के हवाले कर दिया. एक पोस्ट आया, उस पे फिर ये हो गया कि मोमेडियन लोगों ने कुछ पोस्ट डाला है, आक्षेपार्ह पोस्ट था वो. फिर वहां से सब लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक मस्जिद है 150-200 मीटर के आसपास, तो वहां पे वो जा रहे थे वो मस्जिद पे. तो वहां पे जाते जाते किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है. एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है. और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज डाल दिया. उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है. फिलहाल पुलिस गांव में लगातार गश्त कर रही है. माहौल अब शांतिपूर्ण है. इंटरनेट पर अस्थायी बैन है और एहतियात के तौर पर प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी है. रूस ने